लोगों को आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है, प्रेजेंट हो रहा है? यस सर। ओके, आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके, मुझे नहीं आ रही, लेकिन मेरे को फोन के थ्रू आ रही है। एक मिनट चेक करता हूँ यार। ओके, अब बोलना, कोई आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। ओके, चलिए चलिए, तो आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। तो हमने लास्ट टाइम पे जो हम पढ़ रहे थे, सरफेस टेंशन की हम लोगों ने बात की थी लास्ट टाइम पे, है ना? सरफेस टेंशन की हम लोग बात कर रहे थे, एंड फिर उसके बाद हमने लास्ट क्लास में जो टेस्ट डिस्कशन किया था, तो लेट अस कंटिन्यू विद द सरफेस टेंशन। तो हम लोग सरफेस टेंशन की बात कर रहे थे। सरफेस टेंशन में हमने देखा था कि सरफेस टेंशन जो होता है वो एक सरफेस फिनोमिना होता है, एंड सरफेस पे जो कोई भी फोर्स लगता है, अब अच्छा सरफेस टेंशन होता क्यों है? आप कहते हैं कि लेयर जो है दैट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। आपने कहा कि जो आपकी लेयर है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, तो एक्चुअली ऐसा होता क्यों है ना? ऐसा इसलिए होता है कि देखो, जो कोई आपके लिक्विड है, लिक्विड में कई सारे मॉलिक्यूल हैं एंड दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। मान लीजिए लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है और यहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूल हैं। मान लो एक मॉलिक्यूल है, वो चारों तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, चारों तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन जो मॉलिक्यूल यहाँ पर है, इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है? नीचे वाले को, उसके बाकी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं। बाकी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका ये वाला मॉलिक्यूल है, इको अभी भी इको आ रही है क्या? ओके, इको आ रही है। यस सर। स्टिल कमिंग। अच्छा, ओके, चलो अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, ये जो मॉलिक्यूल है, it is attracted by the molecules which are below it, which are below it, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के क्या थे? चारों तरफ मॉलिक्यूल थे, तो चारों तरफ से सेम फोर्स लग रहा था, लेकिन इस मॉलिक्यूल पे केवल फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे लेंगे तो उसकी भी कंडीशन ये होगी। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल आपके होंगे, इनफैक्ट सरफेस से थोड़ा नीचे भी जो होंगे, इन पे भी जो फोर्स होगा वो अनइक्वल लगेगा। तो इसके कारण क्या होता है, ये टुवर्ड द लिक्विड जो है अट्रैक्ट होते हैं। नेट फोर्स आप देखोगे टुवर्ड द लिक्विड होगा, तो ये क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांगली जो है लिक्विड के साथ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव, ऊपर वाली जो पूरी लेयर है आपकी, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगती है। कैसे बिहेव करने लगती है? एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। और ये अपनी एक प्रॉपर्टी शो करती है जिसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो फोर्स है T, उसकी जो वैल्यू लिखते हैं, वी राइट T इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। वी राइट T इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमने सरफेस टेंशन देखा था लास्ट टाइम पे कि वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अगर हम लिक्विड के ऊपर कोई भी, अगर हम लिक्विड को टॉप से देखें तो ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। किसी हम अगर मान लो थ्रेड को यहाँ पे रखें तो इस पर फोर्स लगेगा। अगर हम वो फोर्स निकाले पर यूनिट लेंथ, तो दैट फोर्स इज नोन एज सरफेस टेंशन। और ये कहाँ पे काम करता है? जहाँ पे दो सरफेस इंटरफेयर करते हैं आपस में। यहाँ पे लिक्विड सरफेस मान लो ग्लास से इंटरफेयर करे यहाँ पे, इन पॉइंट्स पे सरफेस टेंशन काम करेगा। या फिर आपने बीच में थ्रेड रख दिया, थ्रेड को दोनों तरफ से फोर्स काम करने लगा। जहाँ पे दो सरफेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, देयर यू सी द सरफेस टेंशन, ठीक है। तो वहां पे हमारा सरफेस टेंशन फोर्स आता है। इतना सबको क्लियर हुआ? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये क्लियर है? इसकी हमने एप्लीकेशन देखी थी लास्ट। सॉरी सर,
यस, सर वो जो आपने फर्स्ट केस बताया उसमें अगर सरफेस से थोड़ा नीचे लेंगे तब अनइक्वल क्यों रहेगा? वो इसलिए रहेगा कि देखो जो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, इस पे तो बराबर है चारों तरफ से। टॉप पे ऊपर 0 मॉलिक्यूल है, नीचे कई सारे मॉलिक्यूल है। एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल होगा ना, इसको काफी दूर तक फोर्स, माने हो सकता है ये मॉलिक्यूल इस पे फोर्स लगा रहा हो, ये भी लगा रहा हो, ये भी लगा रहा हो, तो इसका एक रेंज होगा जहाँ के मॉलिक्यूल इस पे फोर्स लगा रहे होंगे और ये उन पे फोर्स लगा रहा होगा। उसे हम क्या बोलते हैं, इसका एक सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंस है, सरफेस या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इस केस में स्फीयर बोलेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब जो ये वाला मॉलिक्यूल है ऊपर, इसके ऊपर तो कोई है ही नहीं, इस पे तो केवल यहाँ से फोर्स लगेगा, इतने तो केवल फोर्स ऐसे लगेगा। अब जो मॉलिक्यूल यहाँ पे है, मतलब थोड़ा सा नीचे है, इस पे भी जो है आप स्फीयर बनाओगे तो ऐसा बनेगा। तो इधर तो मॉलिक्यूल है सारे, लेकिन इधर मॉलिक्यूल ही नहीं है आपके, तो क्या होगा, ऊपर मॉलिक्यूल कम है नीचे ज्यादा है, उस पर फोर्स क्या होगा, नेट एक साइड में ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर सर। हुआ? यस सर। आवाज मेरी को कर रही है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, एक मिनट रुकिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा ये चेंज करता हूँ माइक, देखो फिर इको करती नहीं करती। Okay, are you people able to hear me? यस सर। Okay, अब तो इको नहीं आ रही? नो सर। ओके, चलिए। ओके, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा सरफेस पे, वो जो है एक तरह का फोर्स अंदर की तरफ को फील करेंगे, उसके कारण आपका सरफेस टेंशन फोर्स आएगा। एंड उसके कारण से कुछ आप उसकी प्रॉपर्टी देखते हो, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि आपके लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल बनती हैं, या बाकी चीजें आपकी हैं कई सारी, वो हमने देखी थी। हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है? सर जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उस पे नीचे नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स नीचे की तरफ है, तो फिर नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएंगे फिर? नहीं, ऊपर क्यों आएंगे? सर इस पे नेट फोर्स नीचे है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो वो कोई गैप फिल करने के लिए कोई होगा ना? नहीं, जाएगा नहीं है, इस पे केवल फोर्स लग रहा है, जाएगा थोड़ी है ये, इस पे केवल फोर्स, इसमें फिर नॉर्मल रिएक्शन वगैरह लग के बैलेंस हो जाएगा, लेकिन जो ये अट्रैक्शन फोर्स है उस पे नेट ऐसे लग रहा है। यस सर। है ना, तो जाएगा नहीं। जैसे आप रबर बैंड मान लो कि भाई आपने मान लो कोई एक बॉल लिया और बॉल के ऊपर आपने रबर की कोई वो लगा दी और इसको आपने खींचा यहाँ से रबर को, तो क्या होगा, बहुत टाइट हो जाएगा ना यहाँ पे। यस सर। तो ये बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ऊपर वाला लिक्विड है, इसको यहाँ फोर्स लग रहा है तो बिल्कुल टाइट एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा ये। तो वहीं पे रहेगा वो हमेशा? हाँ रहेगा, लेकिन यहीं पे अंदर नहीं जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए। तो इसके हमने लास्ट टाइम देखे थे कि भाई इसके कारण से हमारा जो होता है, अगर हम उसको प्रिक कर रहे थे, अगर हम मान लो किसी यहाँ पे एक धागा डाल के और उसको प्रिक कर दे बीच से, तो ये अपनी शेप जो है गोल ले लेता है। तो हमने कहा था सरफेस टेंशन का वो है एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे हमने कहा था जो आपके ऑयल होती हैं वो जो आपकी ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल शेप ले लेती हैं, वो सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन है। या आपकी निडल जो होती है वो वाटर के ऊपर रेस्ट कर जाती है अगर हल्की निडल है तो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। हमने लास्ट टाइम एग्जांपल देखा था। एक और एग्जांपल है इसका, जो आपका पेंटिंग ब्रश होता है,
उसको जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो उसके जो है जो आगे के वो होते हैं थ्रेड वो फैल जाते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकालोगे तो चिपक जाते हैं। ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने। यस सर। तो ये होता क्या है कि एक्चुअली क्या है, देखो सरफेस टेंशन यहाँ पे सरफेस फिनोमिना है। तो अब जब मैंने पानी के अंदर डाला तो यहाँ पे सरफेस टेंशन काम नहीं कर रहा अभी इसमें, लेकिन जब ये बाहर निकाला आपने तो सरफेस टेंशन काम करने लगेगा। अब सरफेस टेंशन क्या करता है, वो अपने एरिया को मिनिमाइज करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि सरफेस एनर्जी कम करने की कोशिश करता है वो, तो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। जो जो भी एरिया है यहाँ पे सरफेस एरिया उसको मिनिमाइज करता है। तो क्या करता है, सारे धागों को एक साथ ले आता है ताकि आपका जो एरिया है वो कम से कम हो जाए। अगर ये धागे अलग अलग होते तो ज्यादा पानी जो है ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करना पड़ता पानी को, तो सरफेस एनर्जी ज्यादा होती है उसकी। तो ट्राई करता है कि यहाँ पे पानी सब जगह होता है ना फिर इस धागे के ऊपर, तो चाहता है कि सारे एक साथ मिल जाएं ताकि मेरा एरिया कम से कम हो, तो मेरी सरफेस एनर्जी भी कम से कम आएगी। तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ किसकी है, सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन। समझ में आया? तो पानी के अंदर जाके वो फैल के जाते हैं। पानी के अंदर आपको जरूरत नहीं है ना सरफेस टेंशन की, तो अपना नॉर्मल उसमें आ जाते हैं जैसे वो होते हैं धागे, उन पर फोर्स जो लगते होंगे पानी में उसके कारण से वो फैल जाते हैं। वहाँ पे सरफेस टेंशन की जरूरत पड़ती नहीं उसे। लेकिन जब बाहर निकालते हो आप तो सरफेस टेंशन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आ गए वो अपनी वाटर अपना उसको एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। यहाँ तो क्या करेगा मिनिमाइज, यहाँ तो सब जगह वाटर है, यहाँ तो चाहे है ना, तो यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आ रहा है बाहर तो यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे एयर वाटर का इंटरफेरेंस हो रहा है। एयर वाटर का एक तरह से आप बोल सकते हो कि इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ट्राई करेगा अपना एरिया को मिनिमाइज करने के लिए, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसकी नॉर्मल शेप तो यही है ना ब्रश की, अगर ये सूख जाए ब्रश तो कैसे रहेगा, ये ऐसे तो रहेगा धागे धागे। यस सर। तो इसकी नॉर्मल शेप ही है, ये तो इसने जबरदस्ती ले ली बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, यस सर। ओके। ये क्या आ गया, लास्ट टाइम के डाउट है आपके? ओके, आपके डाउट है ये? आपकी क्लास में डिस्कस हो रहा है ये, ठीक है। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम पे ये दोनों चीजें पढ़ी थी। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि सरफेस एनर्जी हम कैसे निकालते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको ध्यान होगा हमने एक डेरिवेशन किया था जिसमें कि हमने एक मेटेलिक लूप लिया था और उसकी जो मूवेबल निडल है इसको मूव करा के हमने देखा था कि वर्क डन कितना करना पड़ रहा है हमें। तो वर्क डन हमारा जो आ रहा था वो आ रहा था सरफेस टेंशन इनटू लेंथ लोगे यहाँ पे तो 12 लेना पड़ेगा, दिस इज द फोर्स, और इनटू डिस्प्लेसमेंट आपने ये लिया था। उसके कारण आपका जो वर्क डन आया था वो आपका आ गया था F इंटू 2L इंटू डी एक्स आएगा मान लो। अब L इंटू डी एक्स क्या है, एक्चुअली इंक्रीज इन एरिया है। मान लो ये डी एक्स आगे आया और L इसकी लेंथ है, तो L डी एक्स क्या, इंक्रीज इन एरिया, और इंटू 2 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड का एरिया आ जाएगा, ऊपर का और नीचे का। तो आपका वर्क डन पर यूनिट एरिया अगर मैं निकालूं तो आपका आ जाएगा वर्क डन बाय 2L इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, L इंटू डी एक्स, L इंटू डी एक्स कट जाएगा क्योंकि आपका जो एरिया है वो L इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पे L इंटू डी एक्स से L इंटू डी एक्स कट जाएगा और 2 भी था यहाँ पे क्योंकि एरिया ट्वाइस होगा, तो कट के क्या आ गया, फोर्स के बराबर। तो यानी सरफेस टेंशन है वही हमारा एनर्जी, ये वर्क डन पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर की फॉर्म में होगा तो एनर्जी पर यूनिट एरिया हो जाएगा। तो जो सरफेस टेंशन एक्चुअली है वो क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया ही सरफेस टेंशन के बराबर न्यूमेरिकली होता है। ये मैं लास्ट टाइम पे ड्राइव किया था। इसमें कोई डाउट किसी को? अच्छा, नो सर। कोई डाउट नहीं है, वो लिख के दे दो। ओके, चलिए, तो ये हमारा सरफेस एनर्जी यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया जब निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। अगर हमें एनर्जी निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर देंगे। सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, दिस इज माई सरफेस एनर्जी। ठीक है, दिस इज माई सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन का जो साइन है वो एस भी यूज किया किताबों ने, टी भी किया हुआ है और सिग्मा भी किया हुआ है।
सरफेस टेंशन आप देखते रहना, हर किताब में डिफरेंट डिफरेंट साइन यूज हुए हैं, तीनों साइन हो सकते हैं। सरफेस टेंशन एस से भी होता है, टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से भी। तो किसी क्वेश्चन में आप देखो मैं सिग्मा लिख दूंगा, किसी क्वेश्चन में मैं टी लिखूंगा, वो किताब से डिपेंड करता है कौन सी किताब का है, तो अलग अलग आता रहेगा, ठीक है। तो ये सरफेस एनर्जी हो गया हमारा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम इसमें एरिया लेंगे, टोटल एरिया। तो मैंने आपको बताया था ड्रॉपलेट जब होगी तो ड्रॉपलेट क्या होती है, अंदर से सॉलिड होती है, पानी होता है, केवल इसका एक सरफेस जो है एयर से इंटरफेरेंस करता है, वो बाहर वाला होता है। तो हम इसका जो एरिया लेंगे इस केस में लेंगे 4πr², लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था। और अगर Yes. बबल होगा, डिस्कस हुआ था, बबल होगा तो दोनों एरिया लेंगे, अंदर का बाहर का। तो इस टाइम पे जो एरिया लेंगे वो लेंगे 2 × 4πr²। यस सर। ठीक है, तो ऐसे जब क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखना, ऐसे जब ये वाला एरिया हमने लिया था, ट्वाइस लिया था हमने, ऊपर का भी नीचे का भी। तो आपको देखना कि आपके जो एरिया है वो कितनी जगह पे एयर से इंटरफेयर कर रहे हैं, वहां पे उनका जो है एनर्जी स्टोर होगी, तो वो हमें सारे एरिया लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे ध्यान रखेंगे हम लोग ये। इज इट ओके? यस सर। अच्छा, तो अगर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर बड़ी लिक्विड हो, इसको ड्रॉप को तोड़ना हो, तो एरिया बढ़ेगा घटेगा मेरा? अगर ये प्रोसेस करूंगा तो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? सर इंक्रीज होगा। बढ़ेगा। सरफेस एनर्जी सर चेंज इन सरफेस एनर्जी ना इंक्रीज और डिक्रीज? सर, वो बढ़ेगा सरफेस क्योंकि एनर्जी, एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ रहा है। सरफेस एनर्जी हमारी सरफेस टेंशन टू एरिया होती है, बढ़ेगी। और सरफेस टेंशन सेम है ना, लिक्विड तो वही है ना। सरफेस टेंशन तो चेंज कब होता है, अगर आपने इम्प्योरिटी डाल दी उसमें, तब चेंज हो सकता है, या लिक्विड चेंज कर दो, या उसको गर्म कर दो, टेम्परेचर चेंज कर दो उसका। तो आपने तो किया नहीं कुछ, तो इस केस में सेम मान सकते हैं। यस सर। ओके, तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपकी सरफेस एनर्जी बढ़ रही है, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। यस सर। तो यू विल हैव टू डू सम वर्क। अगर उल्टा प्रोसेस होता तो क्या होता, वर्क डन नेगेटिव आता। यस सर। उसका मतलब क्या है कि एनर्जी लिबरेट होगी, बोल सकते हैं, क्योंकि सरफेस एनर्जी क्या हो रही है, घटेगी ना इस केस में। यस सर। तो एनर्जी विल लिबरेट, तो टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉप विल इंक्रीज। इंक्रीज करेगा नहीं करेगा? जो एनर्जी लिबरेट होगी, अगर उसने एब्जॉर्ब कर ली कुछ एनर्जी, तो ड्रॉप का टेम्परेचर बढ़ सकता है एब्जॉर्ब कर ली तो बढ़ेगा। है ना। तो कुछ तो एब्जॉर्ब करेगी, सारा तो एटमोस्फेयर में नहीं छोड़ेगा वो, कुछ ना कुछ तो परसेंटेज एब्जॉर्ब करेगा उसका। तो इस केस में यूजुअली जो है टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लेता है कितना इंक्रीज करेगा। तो फिर आप वो यूज करोगे एम एस डेल्टा टी, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। और क्यू कहां से निकालोगे, चेंज इन सरफेस एनर्जी से। ये तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यस सर। सर कौन सी अगर ये क्लास? सरफेस एनर्जी लिबरेट हो रही है, मतलब एनर्जी हाँ, अगर लिबरेट हो रही है तो टेम्परेचर तो फिर डिक्रीज करना चाहिए ना, इसका ड्रॉप का। ये कौन सी एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी है उसकी, या सरफेस एनर्जी है? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी कम कर रहा है ना, वो सरफेस कम कर रहा है, वो अपनी एनर्जी थोड़ी कम कर रहा है। सरफेस एनर्जी अलग चीज है और उसकी इंटरनल एनर्जी अलग चीज है। ड्रॉप का तो इंटरनल एनर्जी अगर वो लूज करेगा तब जाके टेम्परेचर डाउन होगा ना उसका, जो सरफेस यस फिनोमिना हो सर। रहा है। तो केमिकल रिएक्शन है, मान लो, तो उसके जब अंदर जो कंपोनेंट होंगे, उसके रिएक्टेंट होंगे, वो जब एनर्जी अपनी लूज करेंगे तभी तो उनका टेम्परेचर कम होगा। अगर मैं केवल उनकी कंटेनर अपना एनर्जी चेंज कर रहा है ऊपर से ही, कंटेनर का सरफेस आपने चेंज कर दिया, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उसको, जब तक रिएक्टेंट अपनी एनर्जी लूज नहीं करेंगे। यस समझ रहे सर। हैं? तो ये सरफेस फिनोमिना है पूरा। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। चले आगे। यस सर। ओके। अच्छा, वैसे अगर बीकर पे मान लो फोर्स पूछता, कितना फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन का, निकाल लेते हैं आप लोग।
सरफेस टेंशन अगर पता होता, मुझे रेडियस पता होता तो फोर्स कितना लगता है इस केस में? अगर टेंशन पता होता, रेडियस पता होता तो फोर्स कितना आता? तो जल्दी बताओ, ये तो इजी है। कितना फोर्स लगेगा? सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई r। हाँ, इतना तो लगेगा, इतना डर क्यों रहे हो? कितने तो लगेगा, इतना लगेगा ना, सरफेस टेंशन में 2 पाई r तो लगेगा। जल्दी जल्दी बताओ, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, तभी तो बड़ी बात पे आएंगे। तो फोर्स इज 2 पाई r इंटू टी। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ओके। चलिए, अब इसमें जो सरफेस टेंशन के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत इजी आते हैं। उसमें तो डायरेक्ट ये पूछता है कितना लगेगा, कैसे लगेगा, सरफेस पे कितना लगेगा। एक मैं इमेजिनरी डायमीटर मान लूँ, तो इस पे कितना फोर्स होगा, इस पे फोर्स निकालोगे तो एक साइड का निकालोगे तो दो साइड का जीरो हो जाएगा। एक साइड का अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे, सॉरी फोर्स निकालोगे तो कितना आएगा इसमें? लेंथ इंटू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को टी लिख सकते हो। लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी? डायमीटर के बराबर, यानी 2r के बराबर। तो ये सब तो निकाल सकते हो आप, इसमें तो कोई बड़ा वो नहीं है, काम हमारे लिए है ना, तो इजी है। सरफेस एनर्जी कर लें, सरफेस एनर्जी क्वेश्चन करते हैं। सरफेस टेंशन तो आप लोग निकाल लोगे, इसमें कोई डाउट अब तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो एक बार, फिर हम सरफेस एनर्जी क्वेश्चन कर रहे हैं। नो सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोलता है कि एक सोप बबल है, उसका रेडियस स्मॉल r है और सरफेस टेंशन हमारा t है। इसका रेडियस हमें r से बढ़ा के 2r करना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए? सिंपल क्वेश्चन, एनर्जी रिक्वायरमेंट पूछ रहा है कितनी चाहिए आपको। सर 3 पाई r² t। 3 पाई टी। ओके, बाकी लोग भी निकालो एक बार। बाकी लोग भी निकालो। 10 एमपीएस है, 2 एमपीएस। अच्छा, एमपीएस। सर ये वो ड्रॉप है या बबल है? ये दिया हुआ इसमें, दिस इज अ, हाँ आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, बबल है। सर तब तो गलत हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बबल है, ड्रॉप मैंने नहीं, ड्रॉप बबल है। लेके करा था। अच्छा देखो कितना आंसर आ रहा है। ट्वेंटी फोर t/r²। 24 ऑप्शन में है। 24 है ऑप्शन में, बाकी लोग बताओ क्या आंसर आ रहा है। ये तो सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं ज्यादा। सर ये जो आपने राइट साइड वाले फिगर में नीचे वाला बनाया, इसमें 2l क्यों नहीं लिया? दोनों साइड क्यों नहीं लिया? हाँ। 2l आप ले सकते हो, अगर दोनों तरफ का फोर्स निकालोगे, दोनों तरफ लोगे। पूछ रहा है, मैंने डिपेंड करता है क्या पूछा है उसने क्वेश्चन। अगर बोले सर पूरा फोर्स कितना काम कर रहा है तो 2l लूंगा। अगर उसने बोला कि एक साइड से फोर्स कितना काम कर रहे हैं तो फिर मैं l लूंगा। अच्छा तो वो तो मतलब जो वो पूछेगा उसके हिसाब से बताना है, बाकी टोटल तो दोनों साइड काम तो दोनों साइड ही करेगा ना फोर्स तो। हाँ, सरफेस टेंशन दोनों साइड से काम करेगा। ओके सर। ठीक है, ओके। बाकी लोगों का आया 24? यस सर, 24।
सिंपल है यार, तो सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया कर लोगे तो एरिया आपका 4πr², नया वाला एरिया जो होगा 4π इंटू 2r का स्क्वायर होगा, और पुराना वाला एरिया होगा 4πr²। ये चेंज इन एरिया हुआ इंटू सरफेस टेंशन, इतनी एनर्जी चाहिए आपको। सरफेस टेंशन को टी लिखा है यहाँ पे ना, तो 4πr² इंटू 2r², लेकिन यहाँ पे आपके एरिया जो है दोनों साइड है तो इंटू ट्वाइस और करना पड़ेगा आपको। उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 8 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4, 2 दूनी 4 चुके 16, सॉरी 16 में से 4 गए 8, 8πr² तो ये आ जाएगा और 2t ये आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है, कुछ गड़बड़ ले लिया मैंने। 4πr² माइनस 4πr², r से 2r करिए ना रेडियस, तो 2 दूनी 4 चुके 16, 16 में से 4 गया 12। अरे यार देखो प्लस माइनस ही भूल गया मैं तो। तुम लोग इजी क्वेश्चन ही बनाते ना, प्लस माइनस ही भूल गए। इजी क्वेश्चन मुझे भी टफ लगने लग गया। 24πr² टी हो जाएगा ना ये, सर समझ ठीक नहीं है। आया। ये क्या चीज है, सर जो रेडियस r से 2r हुआ उसका एरिया, उसका एरिया, और ये क्या चीज है, जो पहले था रेडियस r में बबल, तो इससे क्या है हमारा डेल्टा a। डेल्टा ए आया। एनर्जी क्या होती है आपकी, टेंशन इंटू एरिया, तो टेंशन इंटू A1 मान लो, पहले एनर्जी ये होगी, E2 क्या होगी, टेंशन इंटू A2, दोनों को माइनस करोगे तो डेल्टा E कितना आएगा, E2 माइनस A1, यानी कि क्या आएगा, यही तो आएगा। यस सर। टी टी कॉमन ले लो, ये तो सिंपल है ना, इसमें क्या है, बस समझ में आया ना। यस सर। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पे, टू से क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बबल है ना, तो 2 एरिया लेंगे ना, अंदर का भी बाहर का भी, यस सर। इसलिए 2 से किया, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन करो फिर। ये कह रहा है कि ये कह रहा है ड्रॉपलेट है मरकरी की, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और ये एक ड्रॉपलेट है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इसकी, सॉरी 2 मिलीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, मिलीमीटर इसकी रेडियस है, और ये 8 ड्रॉपलेट में ब्रेक हो गई। क्या हो गया, ये 8 ड्रॉप में ब्रेक हो गई। तो आपको ये बताना है कि इस केस में सरफेस एनर्जी कितनी चेंज हुई, चेंज इन सरफेस एनर्जी बताना है आपको, सरफेस एनर्जी कितनी चेंज हुई। आपको सरफेस टेंशन दिया हुआ मरकरी का, टी ऑफ द मरकरी इज, Hg का जो टेंशन है वो है 0.465 जूल पर मीटर स्क्वायर। आपको ये बताना है इस केस में कि आपका ये कितना चेंज हुआ सरफेस एनर्जी, ठीक है, करो इसे।
सर 23.4। क्या है, जूल है ये? क्या जूल है सर? क्या, ये कुछ और है? 23.4 क्या है, जूल? सर वो अप्रोक्स आ रही है, मतलब नहीं, सही है। 23.37 ऐसी कुछ समथिंग है हाँ, सर, वो 23.4। दैट इज करेक्ट, बट क्या है, कितना जूल, मैंने क्या जूल है या कुछ 10 टू पावर समथिंग है? आवाज नहीं आ रही इसके अंदर, एक मिनट। आवाज नहीं आ रही आपको? सर मेरे को नहीं आ रही, मैं ना जरा चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, यस सर। मैं कह रहा हूँ कि 23.4 जो आ रही है वो कुछ यस सर। मैंने 10 टू पावर समथिंग भी आ रहा है उसके साथ, 23.4 ही आ रहा है केवल? 10 की पावर -6। सर 10 की पावर -6। माइक्रो जूल आ रहा होगा ना? यस माइक्रो सर। जूल में आएगी। यस सर। यस सर, 10 की पावर -6 में आ रहा है। ओके, ठीक है, 23.4 10 टू पावर -6 इज द आंसर। देखो सब लोगों ने निकाल लिया? इसमें रेडियस का रिलेशन आ जाएगा आपका, है ना? आपकी 8 ड्रॉपलेट, एक ड्रॉपलेट 8 में डिवाइड हुई है, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यू कैन राइट 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 8 टाइम 4/3 पाई, जो नया रेडियस होगा मान लो स्मॉल आर है उसका क्यूब। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये सब पड़ जाएगा आपका, और आपका जो आर आएगा वो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ दिस, यानी कि 2r आ जाएगा। उल्टा कर दिया मैंने, यानी जो आपका स्मॉल आर है वो r/2 हो जाएगा, है ना? तो जो नई वाली रेडियस आपकी ये ड्रॉपलेट बनी है उनका जो रेडियस होगा वो r/2 होगा। और सरफेस एनर्जी आप निकाल लोगे 4πr², 4πr², या तो 4πr² आ जाएगी, और इनकी 8 टाइम्स ऑफ 4π स्मॉल r² आ जाएगी। इसका फिर जो डिफरेंस निकालोगे मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन, तो यू विल गेट द सरफेस एनर्जी। इज इट क्लियर? हो जाएगा सबका? यस सर। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो, मेरा आंसर मैच नहीं कर। मैंने ये बोला है कि आपका ये आ गया था, रेडियस का रिलेशन आ गया, ये समझ में आया? ये समझ में आया? Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगा, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगाया हमने, वॉल्यूम सेम रहेगा ना ड्रॉप का? यस सर। पहले एक ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, फिर 8 ड्रॉप हो गई, तो 8 इंटू 4/3 पाई, नया वाला आर हमने मान लिया स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा। उसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया कि नया वाला रेडियस होगा पुरानी वाली ड्रॉप के आधे होगा। कितना समझ में आया? यस सर। अब मुझे चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालनी थी, तो पिछले क्वेश्चन की तरह निकालूंगा जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, चेंज इन सरफेस एरिया और इनटू टेंशन से मल्टीप्लाई करके, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ऐसे ऐसे करूंगा। यस। तो मेरे को इस बार क्या रेडियस डिफरेंट है मेरी, तो मेरे को पता है मेरी नई रेडियस कितनी है और पुरानी वाली रेडियस कितनी है, तो मैं सरफेस एनर्जी जब निकालूंगा तो पुरानी और नई वाली रेडियस लूंगा, उससे मैं एरिया निकाल लूंगा। तो पहले मेरा एरिया 4πr² होगा जब एक ड्रॉपलेट थी, जब 8 बन गई तो मेरी 8 इंटू 4πr² हो जाएगा, आर नया वाला लूंगा। क्लियर? यस। तो इससे चेंज इन एरिया आ जाएगा,
सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू 2 कर दूंगा, डबल होगा तो 2 कर दूंगा। इसमें क्या लिखा है, ड्रॉप था ना, ये तो ड्रॉप है, ड्रॉप में तो करूंगा नहीं 2 से मल्टीप्लाई, ये तो सॉलिड ड्रॉप है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज इन सरफेस एरिया इनटू टेंशन, तो वो आपका चेंज इन सरफेस एनर्जी आ जाएगी। और चेंज इन एरिया आपका ये आएगी, आपने निकाल ही दिया 4 पाई आर स्क्वायर, नया वाला ज्यादा होगा तो 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, नया वाला माइनस पुराने वाला, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 नहीं आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ठीक, निकाल लोगे? यस सर। ओके, इसमें कुछ नहीं करना है, बस एरिया निकालना है, उसे टेंशन से मल्टीप्लाई करो, पुरानी एनर्जी आ जाएगी। ऐसे नया वाला एरिया निकालो, नई वाले टेंशन, सॉरी टेंशन तो वही रहेगी, उससे मल्टीप्लाई करो, नई वाली एनर्जी आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, बस खत्म काम। इजी है बहुत ना। सर यस सर उसमें रेडियस मीटर में बोलो, चेंज बोलो। करके रखना है ना? हाँ, रेडियस तो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि अब सरफेस टेंशन आपका पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, यस सर। तो जब आप मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो फिर आपको वहाँ पे। यस सर, ओके। ओके, तो ये आपका फिर माइक्रो में आ जाएगा आंसर, 23.4 10⁻⁻6 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें देखो यही करना होता है आपको, वो ये बोलेगा तो ड्रॉप टूट गई या ड्रॉप जुड़ गई, टूटे चाहे जुड़े, दोनों केस में क्या होना है, आपका एनर्जी सरफेस टेंशन सेम रहनी है और वॉल्यूम कांस्टेंट रहना है, उससे आप एरिया वगैरह निकाल के कर सकते हो। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे आई होप। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि आपके एक स्फेरिकल लिक्विड है, रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल लिक्विड है, लिक्विड मतलब कि ड्रॉप होगी ऑब्वियसली है ना, उसका रेडियस आर है और आपको रेडियस आर से बढ़ा के आर प्लस डेल्टा आर करना है। तो ये कह रहा है इस केस में कितना मेरे को वर्क डन, ये कितना सरफेस एनर्जी का इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी बतानी है कितनी होगी। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 8 पाई डेल्टा आर एस, 4 पाई डेल्टा आर एस, ऐसे दे रखे हैं। देखो क्या आंसर आएगा, एस इज द सरफेस टेंशन। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस अभी आर है और आपने उसका रेडियस आर से बढ़ा के आर प्लस डेल्टा आर करना है, इस केस में चेंज इन सरफेस एनर्जी कितनी होगी। ओके सर। ठीक है, करिए। सर ऑप्शन कुछ गलत से लग रहे हैं। गलत लग रहे हैं, सोचो, ऑप्शन तो ये दिए हुए हैं, देखो कुछ अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगा के देखो, कुछ बाइनोमियल थ्योरम।
सर ऑप्शन ए। अच्छा ऑप्शन ए, चलो देखते हैं, बाकी लोग को भी निकालने दो। यस सर ऑप्शन है। ए, ओके, सबका यार है। सर 8 पाई s r डेल्टा r आ रहा है, मतलब r से भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है। आर बच रहा है। यस सर उसमें आर भी बच रहा है। अच्छा, ऑप्शन में तो दिया नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने रेडियस ऑफ द स्फीयर ड्रॉप इंक्रीजेस फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल्टा कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी। हाँ वैसे होना तो चाहिए, क्योंकि सर अगर वैसे सोचे भी, डायमेंशन क्योंकि डायमेंशन गलत हो जाएगी। अगर सपोज मतलब 10 से 11 हो रहा है अगर रेडियस, या फिर अगर 20 से 21 हो रहा है, तो उनमें जो चेंज इन एरिया होगा उसमें फर्क तो आएगा ही, ऐसे थोड़ा ना कि 1 का इंक्रीज है तो सेम आएगा। और वैसे भी हाँ बोल सकते हो, और डायमेंशन भी गलत लग रहा है ये। यस सर। तो लेट अस सी, इसमें एक बार ऑप्शन तो यही दे रखा है, हम भी ट्राई कर लेते हैं क्या बन रहा है। तो उसमें आप जब करोगे तो ऑब्वियसली आपने 4 पाई लिक्विड ड्रॉप है ना, तो एक ही एरिया लोगे तो आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किया होगा इनटू सरफेस टेंशन। 4 पाई आर स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा आर बाय आर का स्क्वायर माइनस 1 इंटू एस, और सॉल्व करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर 1 प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर माइनस 1 इंटू सरफेस एनर्जी। इससे ये कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो यू विल गेट 4 पाई आर डेल्टा आर इंटू 2s, यानी कि 8 पाई, हाँ करेक्ट है, आर भी आएगा इसमें। यस सर ये यार। ओके गुड गुड, ठीक है। तो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि सरफेस एनर्जी कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ऐसा गलती बच्चे पता क्या करते हैं पेपर में, कि एक ही गलती होती है बस, बबल आया तो बबल में चलो बच्चे कर लेते हैं कि बबल में 2 एरिया लेने हैं, ड्रॉप में 1 लेना है। लेकिन अगर उसने सीधा लेयर बोल दिया ना कि लेयर है, एक फ्रेम है, उसको हमने एरिया बढ़ा दिया, तो बच्चे एक ही साइड का एरिया लेते हैं। क्योंकि फ्रेम अगर होगा आपका, उसमें भी अगर आप आगे पीछे मूव कर रहे हो निडल को, तो उसमें भी हमें एरिया डबल लेना है। तो इसमें यही गलती होती है, अगर आप ये गलती ना करो तो क्वेश्चन बहुत ईजी है इसका, और आ भी जाता है पेपर में। कई बार पेपर में बहुत ईजी क्वेश्चन आता है इसका, लेकिन बस वो ये बच्चे गलती वहाँ पे कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना जब भी पेपर में आएगा, तो एक बार छोटी छोटी मतलब मोटी मोटी बातें याद रखना, ठीक है। सर चलो यस, मैंने ना इसमें ये ब्रैकेट ओपन करके उसके बाद फिर ना जैसे कि डेल्टा आर इंटू डेल्टा आर आ रहा था उसको इग्नोर कर दिया था, और जो डेल्टा आर इंटू 2r आ रहा था उसकी वजह से 2 डेल्टा आर आ गया था। तो मतलब ऐसे भी अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहिए या फिर बायनॉमियली लगानी चाहिए? आपने डेल्टा इंटू डेल्टा को इग्नोर किया, हाँ, और दूसरा क्या है आपका आर डेल्टा आर, उसको क्या किया आपने? 2r डेल्टा आर उसको तो रख ही लिया वैल्यू में, 2r डेल्टा आर, और हाँ फिर बिल्कुल आ गया कर इससे। सकते हैं, कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, जो इसकी हायर टर्म्स होती हैं वो आप नेगलेक्ट कर लेते हो। ऐसे कोई अगर आती है तो वी नेगलेक्ट द हायर टर्म ऑफ दिस थिंग। तो अगर स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, तो वी कैन नेगलेक्ट दिस टर्म्स जो डेल्टा की टर्म होती है। तो आपने भी यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर को नेगलेक्ट किया है, तो वो एक ही बात है। बाइनोमियल में भी ये होता है, बाइनोमियल में आप किसको नेगलेक्ट कर रहे हो, आप इसकी हायर टर्म को नेगलेक्ट कर रहे हो, डेल्टा आर बाय आर। आप पे मैथ्स है? नहीं, मैथ्स नहीं है। नहीं है। तो एक्चुअली इसकी जब बाइनोमियल थ्योरम से आप खोलते हो ना, तो इसकी हायर टर्म्स आती जाती है फिर आगे, ऐसे करके। फिर अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा, उसमें एन एन एक्स करके है ना, मैथ्स वालों को हाँ पता नहीं होगा। सर, वो तो वैसे मैंने पढ़ा हुआ है, यस सर। बायनॉमियल तो पढ़ी हुई है। तो वो हायर टर्म जो आती है, तो इसमें फिर आप ये वाली टर्म नेगलेक्ट करते जाते हो, तो वो सेम ही चीज है, तो कर सकते हैं। ओके ओके सर। ठीक है, बट इसको मत करना नेगलेक्ट। अगर ऐसा आ गया कुछ केस, उसको नहीं कर सकते हम लोग नेगलेक्ट। यस सर। ठीक है,
तो सरफेस एनर्जी आप लोग कर लोगे अब, है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। एक आपका जो है कुछ सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करते हैं, सीबीएसई टाइप का। ये कह रहा है ग्लास प्लेट है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर, थिकनेस है 0.4 सेंटीमीटर, इसका वेट है 20 ग्राम, ठीक है। अब ये कह रहा है इट इज हेल्ड वर्टिकली with long side horizontal, and half plate is immersed in water, जिसका सरफेस टेंशन है 79 पर सेंटीमीटर। तो आपको बताना है what will be its apparent weight, और आप चाहें तो आंसर सीजीएस वगैरह में लिख सकते हैं, मैंने ग्राम फोर्स में निकाल सकते हैं एपरेंट वेट। मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि निकालने आपको टाइम लगेगा, गलत भी निकालोगे कई लोग। ये आंसर आएगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे डाइन वगैरह में दिया हुआ है सब कुछ सेंटीमीटर वगैरह में, तो उसको देखो, तो ये आंसर आना चाहिए फाइनली, एपरेंट वेट शुड बी दिस मच। सर ये टी हाइट है क्या? टी थिकनेस लिखा था वहां पे, लेकिन आप देखो उसने जो आगे बोला ना, हेल्ड हॉरिजॉन्टली वर्टिकली विद लॉन्ग साइड हॉरिजॉन्टल, मतलब क्या हो गया इसका, प्लेट को आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, लॉन्ग साइड हॉरिजॉन्टल तभी तो होगी। यस ये सर। ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाएगा केस अब आपका, और ये आधा पानी में डूबा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसा केस है।
सर वो मास है ना 20 ग्राम। यस, वेट इज 20 ग्राम, मैंने मास ही है वो, वेट 20 ग्राम इन एयर लिखा हुआ है इसमें। क्योंकि सर वो उधर चलो सर। सर ये इतना ग्राम फोर्स है ना? हाँ, ग्राम फोर्स, GF। मेरा 12.5 ग्राम फोर्स आ रहा है, तो फिर शायद से इन्होंने ग्रेविटी 9.8 ली हो 10 की जगह। ग्रेविटी इन्होंने 9.8 ले रखी है, हाँ। तो कैलकुलेटर से देख लेती हूँ। देखो, Yes, sir. Sir, 13.5 ग्राम फोर्स आ सर। चलो ठीक है, इतना भी आ गया, काफी है, काफी बड़ी कैलकुलेशन है इसकी ना। यस सर, समझ में नहीं आता पहले तो। अच्छा, इसमें दो फोर्सेज हैं, एक सरफेस टेंशन के कारण होगा और एक बायंसी फोर्स भी होगा। दोनों कंसीडर किए हैं आप लोगों ने? यस सर। ओके। यस सर। ओके,
ठीक है, तो सब प्लेट में जो है बॉयंसी फोर्स तो देखो आधा इसका डिस्प्लेस है यहाँ पे, आधा लिक्विड है, तो उससे आप बॉयंसी फोर्स निकालना तो आसान है, इसमें आप पढ़ ही चुके हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। बॉयंसी फोर्स तो जो आएगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी आएगा। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एल है और ये आपकी टी है और ये b/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम तो आ जाएगा L इंटू b/2 इंटू टी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 ग्राम पर सीसी आ जाएगा। और उसके अलावा क्या है आपका जी की वैल्यू 9.8 आ जाएगी। तो इसको पुट करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर बन रहा है, यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, अगर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो ये 8 GF आ रहा होगा, है ना। अगर मैं इसको यस सर, यही है। यस सर। जी की फॉर्म में रखूँ, मैंने यहाँ पे जी रखूँ 9.8 ना लूँ, तो ये 8 GF आ जाएगा। और ओके राइट, यही आ रहा है सबका, ठीक है। और अगर आप इसमें सरफेस टेंशन का फोर्स कंसीडर करेंगे तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा, ये फोर्स कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा, सॉरी अपवर्ड होगा, बॉयंसी है। सरफेस टेंशन का फोर्स कंसीडर आप करोगे अगर, तो सरफेस टेंशन जो आपका आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आएगा, सरफेस टेंशन कहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा इसके लिक्विड के, इस पे काम करेगा, ऐसी पीछे वाली साइड पे काम करेगा, तो इस पूरे पैरामीटर पे काम करेगा, यहाँ पे पीछे वाली साइड, और ये जो साइड यहाँ पे होगी, यहाँ पे, तो पूरी जगह पे सरफेस टेंशन काम करेगा। तो आपको पूरा लेंथ लेना पड़ेगा, तो ये आपकी लेंथ L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी, और ये T हो जाएगी, ये T हो जाएगी। तो टोटल लेंथ मेरी जो है वो 2L + 2T हो जाएगी, जिसपे सरफेस टेंशन फोर्स काम कर रहा है। तो मेरा सरफेस टेंशन आएगा वो आएगा सिग्मा इंटू, यहाँ पे सिग्मा लिख रहा हूँ, 2 इंटू लेंथ, तो ये 2L + 2T आ जाएगा। इसको आप वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो दिस इज कमिंग 1.4857 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये दो फोर्स आ गए। अब ये फोर्स किधर को होगा, ये तो अपवर्ड था बायंसी, ये किधर को होगा सरफेस टेंशन फोर्स, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। क्यों होगा डाउनवर्ड, सर क्योंकि जो सर नीचे वाली वो सर जो फोर्स लगेंगी वो सर वर्टिकली लगेंगी ना। तो वर्टिकली अपवर्ड भी तो हो सकती है। प्लेट पे डाउनवर्ड क्यों लग रहा है फोर्स, हम प्लेट पे फोर्स देख रहे हैं ना, प्लेट पे डाउनवर्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि सर लिक्विड नीचे की तरफ है, वो हो फोर्स सकता है लिक्विड नीचे की तरफ है, की प्लेट, तरफ ही लगाएंगे ना सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पे। सर करेक्ट। बोलिए बोलिए। सर सरफेस अपना जो मतलब जो वाटर है वो अपना एरिया कम करना चाहेगा तो वो उसको नीचे की ओर खींचेगा ना, ओके, तो इसलिए नीचे ओके, लगेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। कुल मिला के हमने देखा कि जो जब भी फोर्स लगता है वो अवे फ्रॉम द सरफेस लगाता है वाटर, है ना, ऐसे लगाता है, मैंने अपनी तरफ को पुश करने की कोशिश करता है उसे। ऐसे केस हमने देखा था, बीकर का केस देखा था, तो वहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा था। तो यहाँ पे भी जो लिक्विड है वो कांटेक्ट में, आपके ये वाला लिक्विड नीचे वाला कांटेक्ट में, तो ये सरफेस पे जो फोर्स लगाएगा वो टुवर्ड डाउनवर्ड साइड लगाएगा, ठीक है, अपनी तरफ को लगाएगा, इसको पुश करेगा नीचे को। तो इस केस में जो आपका ये फोर्स है ये डाउनवर्ड आएगा। तो नेट फोर्स जो है यहाँ पे ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। तीसरा फोर्स जो वेट है अपना, जो इसका वेट ऑलरेडी काम कर रहा है वो 20 G है, ये भी एक्चुअली G था, 20 G है, ये फोर्स डाउनवर्ड होगा। तो दो फोर्स आपके डाउनवर्ड हैं, एक अपवर्ड है। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको W प्लस सरफेस टेंशन का फोर्स लेना पड़ेगा, W प्लस सरफेस टेंशन का फोर्स लेना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा इसमें बॉयंसी फोर्स। तो आपका नेट फोर्स इससे आएगा, वो आएगा 13.485 ग्राम फोर्स। सर ये जो आपने सरफेस टेंशन इक्वल सिग्मा इनटू जो 2L + 2T किया था वो समझ नहीं आया। जैसे हमने यहाँ पे लिया था ना, यहाँ पे हमने क्या लिया था, सरफेस टेंशन टू 2πr लिया था ना इस केस में। ऐसा अगर केस होगा 2πr लोगे पैरामीटर। यस सर। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो अगर आप टॉप से देखो तो ये प्लेट आपको ऐसे दिखेगी पानी के अंदर, ये आपका T है, ये L है, ये L है, चारों तरफ इसके पानी है। तो जो फोर्स लगाएगा वो कितने लेंथ पे फोर्स लगाएगा, 2L + 2T लेंथ पे। तो पूरी लेंथ अगर पूरा पैरामीटर लूँ कितना आएगा, 2L + 2T आएगा ना। यस सर। जैसे यहाँ 2πr आया था तो यहाँ पे 2L + 2T आएगा, इसलिए मैंने पूरी लेंथ यहाँ पे ये ली है, क्योंकि मेरे सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे निकालता हूँ, फोर्स इंटू लेंथ लेता हूँ ना मैं। तो मेरा फोर्स, सॉरी सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, तो सरफेस टेंशन मेरा इतना है, ये सरफेस टेंशन फोर्स है, ठीक है, वो होगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ।
सरफेस टेंशन आपका सिग्मा है और लेंथ जिस पे काम कर रहा है वो 2L + 2T है, इसलिए ये है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? सही, टी की जगह बी भी तो हो सकता था। टी की जगह बी भी हो सकता था। ओके, इसने क्या बोला है? और वैसे भी लॉन्ग साइड तो हम हाइट की हॉरिजॉन्टल। तरह देख रहे हैं तो फिर बी होना चाहिए शायद। बी कैसे होगा? लेकिन लॉन्ग साइड तो आपकी ये है ना, लॉन्ग साइड हॉरिजॉन्टल कैसे होगी अगर ये बी है आपका और ये टी है? बी वाला यहाँ पे, अच्छा बोलो ऐसे प्लेट को मैं ऐसे कर दूं, मैंने फिर तो ऐसा केस हो जाएगा। ऐसा वाला केस बोल रहे हो आप, ऐसे डुबा दूं पानी में, इस केस में हो सकता है जो आप बोल रहे हो। यस सर, अब Are हो you- जाएगा थोड़ा वैसे। टॉकिंग अबाउट दिस केस। यस सर। लेकिन फिर उसमें हेल्ड वर्टिकली वाला वो नहीं आएगा ना, क्योंकि हेल्ड वर्टिकली जो लिखा हुआ है उसका मतलब यही है कि बड़ी साइड जो होगी वो ऐसे नीचे की तरफ होगी, तभी तो वर्टिकली वाला आएगा, नहीं तो फिर तो ये हॉरिजॉन्टली होगा, हेल्ड हॉरिजॉन्टली। इस केस में बोलूंगा हेल्ड हॉरिजॉन्टली, नहीं बोलूंगा इसको, ठीक है। है ना? इस आपके केस में आ सकता है, बी आ सकता है इस केस में अगर ये होगा तो। ओके, ठीक है। ओके राइट, ये समझ में आ गया। 2L + 2T समझ में आ गया क्यों लिया है हमने? यस सर। ओके, तो देखो सर। सरफेस टेंशन का क्वेश्चन होगा, उसमें यही करना पड़ेगा हमें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन करेंगे, सरफेस फोर्स आएगा। ये बोलिए। हाँ, ट्वेल्व में हमने 2T ज्यादा 2B यूनिट किया। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, प्लेट हेल्ड वर्टिकली। तो प्लेट हेल्ड वर्टिकली तो ऐसी हो सकती है ना भाई, 3 केस हो सकते थे, ये वाला केस होता, या ये वाला केस होता, या फिर ये वाला केस होता। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि उसने बोला कि लॉन्ग साइड आपकी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, तो लॉन्ग साइड हॉरिजॉन्टल या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, यहाँ तो हो नहीं सकती। अब इन दोनों केस को देखें तो उसने क्या, प्लेट हेल्ड वर्टिकली। अब प्लेट हेल्ड वर्टिकली तो यही हो सकती है, ये तो हॉरिजॉन्टल केस है, ये तो हॉरिजॉन्टल वाला केस हो गया ना, तो ये भी नहीं हो सकता, ये वाला केस हो सकता है बस। तो ये वाला केस जब होगा तो यहाँ पे टी यहाँ पे आएगा और बी आपका ये होगा, तो बी तो लेंगे नहीं हम तो टी लेंगे ना, ये वाला। अब समझ में आया टी क्यों लिया? यस सर। ओके, बताइए कोई डाउट पूछ रहे थे ना, क्या डाउट पूछ रहे थे आप लोग? सर ये सरफेस टेंशन में जी कहाँ से आ गया आंसर? सरफेस टेंशन में जी कहाँ से आ गया आंसर में? ये सर वाला? ये ग्राम है क्या सर ये? नहीं, वो एक्चुअली फोर्स को ग्राम फोर्स में कन्वर्ट किया गया है। मैंने ग्राम फोर्स में कन्वर्ट कैसे करते हो आप, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में, जब पढ़ा होगा तो ग्राम फोर्स भी पढ़ा होगा आपने। यस सर। पढ़ा होगा? तो आप क्या करते हो, उसको जो होता है 9.8 या 980 से डिवाइड कर लेते हो, जो भी फोर्स आता है। अगर मान लो फोर्स डाइन में आ गया मेरा, ये फोर्स डाइन में आएगा, ये फोर्स जो आएगा डाइन में आएगा, डाइन में फिर आप अगर 980 से डिवाइड कर दोगे तो आपका फोर्स फिर वो ग्राम फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ऐसे नहीं हो जाएगा। और अगर न्यूटन में आएगा तो 9.8 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आता है फिर आपका, किलोग्राम फोर्स। ठीक, ग्रेविटेशन में पढ़ा नहीं था, हमने ध्यान नहीं, ये चीज नहीं देखी ना, ग्राम फोर्स और किलोग्राम फोर्स। यस सर। नहीं देखी थी, चलो। तो अब समझ लो से कि ग्राम फोर्स और किलोग्राम फोर्स ये होता है कि जो 1 किलो की बॉडी पे जो अर्थ फोर्स लगा रही है उसे किलोग्राम फोर्स बोलते हैं, और 1 ग्राम की बॉडी पे जो अर्थ फोर्स लगा रही है उसे ग्राम फोर्स बोलते हैं। तो 1 किलो पे कितना फोर्स लगाएगी अर्थ? 1 किलो पे 9.8 न्यूटन फोर्स लगाएगी, तो यानी एक्चुअली 9.8 न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम फोर्स के बराबर होता है। ओके। तो अगर आपको फोर्स दिया है न्यूटन में तो उसे 9.8 से डिवाइड कर लो तो किलोग्राम फोर्स आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे डायन में हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली सब आंसर ग्राम फोर्स में था ना, इसलिए मैंने सारे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। आपके दो तो ग्राम में जी में ही आएंगे दो आंसर, तो जो मेरा एक और आंसर है उसको मैंने जी में कन्वर्ट कर लिया है, जो मेरा सरफेस टेंशन वाला है। ठीक है, तीनों फिर मैंने माइनस कर लिए इजीली। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो आई होप कि सबको सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी क्लियर हो गई होगी अब, ये कैसे काम करती है, कैसे निकालना होता है क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलें। यस सर। चलो आगे चलते हैं। एक जो आपकी ड्रॉप होती है, ड्रॉप को एरिया वॉल्यूम ऐसे होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा और यहाँ कुछ प्रेशर होगा। बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा यूजुअली, अंदर इसका प्रेशर P1 होगा।
अगर इसका शेप ऐसा है, आपको क्या लगता है P1 ज्यादा होगा या P0 ज्यादा होगा? सर दोनों इक्वल होने चाहिए। अच्छा, और अगर ये ऐसा केस होता कोई, और ऐसा केस होता, तो क्या बोलते आप? क्या बोलते हैं आप? फर्स्ट सर वाले में थर्ड P1 वाले में ज्यादा है। फर्स्ट वाले में कौन ज्यादा होना चाहिए? P1। ठीक है। अच्छा, और कौन बता रहा है थर्ड वाले में क्या होगा, कोई बता रहा था? इक्वल। इक्वल। सेकंड वाले और में यहाँ, P0 ज्यादा होगा। ठीक है, अभी कितना ज्यादा होगा वो हमें निकालना है। तो यही पता चल जाएगा ज्यादा क्यों होता है। जब डेरिवेशन करोगे यही पता चल जाएगा इधर ज्यादा क्यों होता है। वैसे तो हमें सेप देख के पता चल रहा है कि ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा वो निकाल लेते हैं एक बार, है ना? कितना ज्यादा होगा, तो इसके लिए आपका डेरिवेशन है। तो आपका डेरिवेशन कराता हूँ मैं, क्या आएगा? एक्सेस, इसको हम बोलते हैं लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। वी से एक्सेस प्रेशर। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर मेरा जो है वो ये है कि बाहर से मेरा प्रेशर कितना ज्यादा है, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी जो मेरा होगा, मान लो मैं इस केस को ले लेता हूँ, P1 और P0 है, या P2 मान लेता हूँ, है ना? अगर ये एटमॉस्फेयर में होगा तो P2 P0 के बराबर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि लेक के अंदर है, तो लेक के अंदर फिर क्या होगा, आपको रो जी एच भी देना पड़ेगा, P0 प्लस रो जी एच। तो P2 जो है वो P0 प्लस रो जी एच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो P डेल्टा P जो है वो P1 माइनस P है, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, और ये जो एक्सेस प्रेशर आता है आपका, ये आता है इक्वल टू 2s/r या फिर 4s/r। 4s/r आता है बबल के केस में, अब इसको ड्राइव करेंगे, और ये आता है लिक्विड ड्रॉप के केस में। इतना हमारा प्रेशर एक्सेस होता है, 2s/r और या 4s/r। ठीक है, इसको ड्राइव कर लेते हैं। पिछली वाली स्लाइड दिखा दो 2 मिनट। यस। सर जो आपने ऊपर जो 3 बनाए हुए हैं उनमें जो सेकंड केस है वो बता दो एक बार। सेकंड वाला, यस। अरे यार ये देखो ऐसे हो गया ना, इधर को शेप इसकी कॉन्वेक्स हो, ये कॉनकेव हो गई इधर को शेप, और इधर को कॉन्वेक्स है। तो अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो इधर को ऐसे हो गया ये। जब P1 ज्यादा होगा, सॉरी जब P0, एक मिनट रुको, हमने सही लिखा है ये, यहाँ पे P1 ज्यादा है, ठीक है, यहाँ P1 कम होगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो ये अगर आपकी शेप ऐसे हुई है, लिक्विड ऐसे होगी ना ड्रॉप आपकी, मान लो लिक्विड ऐसा है ड्रॉप इस केस में, तो इस केस में बाहर प्रेशर P1 है, अंदर प्रेशर P0 है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ P1 था, यहाँ P0 था, यहाँ पे हमने ज्यादा क्यों माना P1 को? हमने कहा कि ये वाली शेप जो है, जिधर को इधर को हमारी ये शेप आ रही है कॉनकेव, उधर को प्रेशर हाई होगा, कॉनकेव शेप की तरफ को प्रेशर हाई होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉनकेव शेप इधर को आ रही है, तो हमने क्या माना कि प्रेशर हमारा इधर को हाई होगा, इधर को लो होगा। अब इसको देखते हैं क्यों होता है एक्चुअली, है ना? इसके 2-3 तरह के बता सकते हैं। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ऐसा क्यों होता है, लेट अस सी। डेरिवेशन देखते हैं, इसका डेरिवेशन से क्लियर हो जाएगा। देखो डेरिवेशन क्या है इसका। इसका डेरिवेशन ये है कि आपकी जो ड्रॉप थी, मान लो आपकी जो ड्रॉप थी उसका रेडियस r था सपोज, और इसके अंदर जो प्रेशर था वो P था। इनसाइड प्रेशर जो था वो था इक्वल टू P। ठीक है, और आपका रेडियस जो है इसका r था। अब मान लो आपने इसका रेडियस बढ़ा के r से r प्लस डेल्टा कर दिया, जो अभी आपने किया था क्वेश्चन में, मानो हमने dr रेडियस बढ़ा दिया, r प्लस dr कर दिया सपोज। तो इस केस में जब आप ये करोगे तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया अगर आप निकालोगे, चेंज इन सरफेस एरिया, तो आप वही करोगे जो आपने किया था अभी, 4 पाई r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर या dr का स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर करोगे। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे पूरा, तो आपका कितना आ रहा था, 8 पाई r dr आ रहा था, अगर ये ड्रॉप है। ठीक है,
ये आपका आया। ओके, अब इस केस में अगर हम देखें, अंदर इसके प्रेशर कुछ काम कर रहा था, इसके कुछ अंदर प्रेशर था, कितना प्रेशर था, पी नॉट, पी प्रेशर था सॉरी। तो इस प्रेशर ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय पी विल बी हाउ मच, वी कैन से पी इट फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो वी कैन से पी इनटू डी आर, तो वी कैन से पी सॉरी फोर्स इनटू डी आर। फोर्स क्या होता है, पी इंटू एरिया इंटू डी आर, इतना वर्क डन करेगा ये। पी इंटू एरिया मतलब पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। दिस इज द आवर वर्क डन, दिस इज द वर्क डन बाय प्रेशर, दिस इज द वर्क डन बाय प्रेशर। ठीक है, ये हमारा चेंज इन एरिया आया। तो चेंज इन एनर्जी कितनी है यहाँ से, अगर मैं चेंज इन एनर्जी निकालूं तो मैं सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं चेंज इन एरिया को मल्टीप्लाई कर दूंगा टेंशन से, तो कितना आ गया 8 पाई आर डी आर इंटू सरफेस टेंशन। ये मेरी चेंज इन एनर्जी आई, और ये मेरा वर्क डन बाय ये आया इंटरनल दिस थिंग। मान लो ये अपने इंटरनल प्रेशर के कारण ही इसका मान लो इंक्रीज हुआ ये सब कुछ सपोज, तो ये जो वर्क डन होगा ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। जिसने वर्क डन किया प्रेशर फोर्स ने, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो वी कैन इक्वेट दीज टू। क्या कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि अगर इंटरनल प्रेशर के कारण कोई बबल अपनी रेडियस इंक्रीज कर लेता है सपोज, तो जो प्रेशर ने वर्क किया वो वर्क कहाँ स्टोर होगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो वो सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इस एनर्जी की फॉर्म में। तो वी कैन से दैट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी, ये काम। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। अब मैं इसको इक्वेट कर लेता हूँ, ये मेरा वर्क डन था, ये चेंज इन सरफेस एनर्जी है। इनको जब मैं इक्वेट करूंगा तो यहाँ से क्या होगा, डी आर वगैरह कट जाएगा, आपका पाई वगैरह कट जाएगा, आर वगैरह कट जाएगा, तो कितना आ गया आपका 4 से ये कट जाएगा, तो कितना है P इक्वल टू ये 2 बचेगा, यहाँ पे 4 से 8 कटेगा तो 2T बाय आर, ये बचेगा आपका प्रेशर। तो दिस इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ठीक है, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को 0 मान लूं, अगर मैं एक्सटर्नल को मानूंगा तो वर्क डन यहाँ पे फिर क्या लिखूंगा, P1 माइनस P2 करूंगा तो P1 माइनस P2 आ जाएगा, उससे क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं P को क्या मानता हूँ, एक्सेस प्रेशर ले लेता हूँ मैं। P क्या है मेरा, एक्सेस प्रेशर है, जिसके कारण मेरी ड्रॉप जो है एनलार्ज हुई। तो यहाँ पे P क्या है, दिस इज नॉट इनसाइड प्रेशर, दिस इज एक्सेस प्रेशर, दिस इज एक्सेस प्रेशर इक्वल टू P। ठीक है, तो वर्क डन ये आएगा। डन? आपने अभी कहा वो रिपीट कर दो। मैंने ये बोला कि ये जो P होगा, जो वर्क डन किया गया है, ये एक्सेस प्रेशर के कारण होगा, क्योंकि फोर्स तो यहाँ से भी लग रहा है ना, बाहर से भी प्रेशर तो यहाँ से भी लग रहा है। तो यहाँ पे जो हम प्रेशर लेंगे वो कौन सा लेंगे, एक्सेस प्रेशर, ये बोला मैंने। क्लियर हुआ? अब सर जो सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है वो एक्सेस प्रेशर है? नहीं, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ जो हमने वर्क डन निकाला ना यहाँ पे, ये यस तो यहाँ पे जो प्रेशर इनटू एरिया किया है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हम एक्सेस प्रेशर लेंगे, क्योंकि फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है ना, अंदर से भी बाहर से भी, तो हम वो लेंगे जो एक्सेस है फोर्स, तो एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया लेंगे। राइट? यस सर। भाई फोर्स दोनों तरफ से, तो वर्क डन क्या लोगे, जब मान लो फोर्स F1 यहाँ से, F2 यहाँ से, अब कोई चीज यहाँ से हम मूव कर गई, तो आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स लिखोगे ना, F2 माइनस F1 इंटू dx तो लिखोगे। यस सर। तो वही किया, यहाँ पे हमने एक्सेस प्रेशर ले लिया, उससे कर दिया मल्टीप्लाई। ओके सर। हम ठीक है, हाउ मेनी पीपल आर सेटिस्फाइड विद दिस डेरिवेशन? ये आपका एनसीईआरटी या मैंने स्कूल की बुक में ऐसे डेरिवेशन है, और वो कहते हैं बबल अगर लोगे तो बबल में यू विल डू दिस 8 पाई आर इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे 2 पाई आर या 4 टी बाई आर आ जाएगा। तो आपने पीछे जो निकाला ना, ये यहाँ 4 टी बाई आर आ जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेशन गिवन इन योर दिस स्कूल बुक्स। सर यस सर, यहाँ पे ये इंटरनल प्रेशर ना हो करके डेल्टा पी लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना? हाँ, मैंने बोला ना था, इन्होंने काट दिया पे, मैंने इनसाइड प्रेशर को काट के एक्सेस प्रेशर कर दिया था फिर। अच्छा, ओके सर। ओके, अगर इसको कॉन्सेप्चुअली कोई समझना चाहे तो इसमें कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हो आप लोग। देखो कॉन्सेप्चुअली किताबों ने कैसे किया हुआ है। इस बबल को मैं आधी बबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। एवरीबॉडी समझते हैं आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम? यस सर।
यस सर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? आदि बबल का इस पे यहाँ से फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, P1 मान लो बाहर का प्रेशर, और अंदर से P2 काम कर रहा है, ठीक है। और कोई Yes. फोर्स, और कोई फोर्स mg को छोड़ दें, अगर नेग्लेक्ट कर दें, और कोई फोर्स? No sir. तो फिर तो दोनों बराबर हो गए, P1 इंटू एरिया, P2 इंटू एरिया करोगे तो बराबर नहीं आ जाएंगे दोनों? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कहाँ पे काम करेगा वो? पैरामीटर पे। यस सर। ये दोनों पार्ट को जब ब्रेक करोगे ना आप, आधा पार्ट देखो, ये आधा पार्ट ये है और आधा पार्ट ये है, तो ये दोनों पार्ट आपस में सरफेस टेंशन भी लगा रहे होंगे। जहाँ पे आप ब्रेक करोगे वहीं पे सरफेस टेंशन काम कर रहा होगा, क्योंकि सरफेस फिनोमेना है ना, ये हर लेंथ पे काम करेगा ये। इज इट ओके? कर रहा होगा? यस सर। Yes, sir. दोनों पार्ट को ये आपस में लाने का सोचेगा ये। दोनों पार्ट को जोड़ के रखेगा, बाइंड करके, Yes, sir. राइट। अब इसका जो मैं अगर फोर्स निकालूंगा, इसका फोर्स इस प्रेशर के कारण जो फोर्स आएगा इस बबल पे, वो आएगा P2 इंटू एरिया। एरिया इज वी कैन से P2 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होगा इसमें किसी को? नो सर। इस साइड का जब मैं लूंगा, तो इस साइड का जो फोर्स एक्चुअली अलग अलग जगह पे ऐसे काम कर रहा है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, एरिया का प्रोजेक्शन। तो इसका भी जो फोर्स आएगा P1 के कारण, वो कितना फोर्स आएगा? P1 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? सर दोनों के एरिया सेम कैसे हो गए? क्योंकि एक्चुअली ये ऐसे काम कर रहा है ना प्रेशर, तो इसका क्या होगा, ये जो बाहर वाला प्रेशर है वो ऐसे सरफेस पे काम कर रहा है, तो इसके जो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे आपको, एक कंपोनेंट इधर को, एक कंपोनेंट इधर को, तो ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल होते जाएंगे आपके, ये कंपोनेंट बचेंगे केवल। तो ये कंपोनेंट आप लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसका एरिया केवल इतना मान सकते हो, वो सेम आएगा डायरेक्ट वो करके। प्रोजेक्शन लिया आपने अभी तक कहीं पे? नहीं सर, अभी तक तो नहीं लिया। नहीं लिया। देखो मान लो कोई ऐसा एरिया होता है ना, जैसे इस पे फोर्स मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? P इंटू ए आएगा, Yes. डी ए मान लो छोटा एरिया। अब इस फोर्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक ये वाला फोर्स और एक ये वाला फोर्स। तो ये मान लो थीटा आ गया, तो ये आएगा P डी ए कॉस थीटा, cos थीटा और पीडीए साइन थीटा। P डी ए साइन थीटा। अब इसमें क्या है, ये P डी ए मैंने किसके लिए बनाया है? एक स्मॉल एरिया, मान लो ये स्मॉल एरिया है, इसका कंपोनेंट नीचे को आएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड को आएगा, ऐसे एक यहाँ भी होगा एलिमेंट में, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ ले सकता हूँ एक। यस तो सर। उसका क्या, उसका फोर्स ऐसे आएगा तो उसको कैंसिल कर देगा वो, यस तो ये सर। वाले फोर्स कैंसिल होते जाएंगे, केवल ये वाले बचेंगे आपके फोर्स इधर वाले। एक्स वाले बचेंगे। तो इसमें जो ऐड होगा वो क्या होगा, मैं समीशन करूंगा इसका पूरा, तो क्या बनेगा? P डी ए कॉस थीटा का समीशन बचेगा केवल। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इसका समीशन। अब P तो बाहर से कांस्टेंट है ना, P डी ए, ये सर ए नहीं है, डी है, ये बनेगा। यस सर। अब डी ए कॉस थीटा क्या हुआ? इस एरिया का एक प्रोजेक्शन हुआ इस डायरेक्शन में। अगर मैं ये एंगल थीटा मैंने माना है, तो मेरा ये वाला एंगल भी थीटा होगा, माने ऐसा हो गया, ये एरिया ऐसे था ना, और ये एंगल थीटा हो गया। यस सर। ये एरिया अगर मैं ए कॉस थीटा लूंगा तो क्या आएगा? ये वाला एरिया आएगा ना, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे जो आएगा। हाँ हाँ। जब इनका समेशन आप करोगे तो ये वाला सारा एरिया ऐड तो हो जाएगा, तो ये एरिया कितना बनेगा? ये पूरा पाई आर स्क्वायर बनेगा, जब आप सबके लिए ऐड करोगे ये वाला एरिया, ऐसे वाला। हाँ सर, वो बीच में एक सर्कल सा वो दिखाई देगा। हाँ, वो सर्कल सा दिखाई देगा। तो ये जो एरिया फोर्स बनेगा वो P1 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। तो एक फोर्स ये आया, एक फोर्स ये आया, तीसरा सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा। ये फोर्स किधर को काम कर रहा है? ये F1 इधर को कर रहा है, F2 इधर को कर रहा है, सरफेस टेंशन इधर को करेगा। कितना होगा ये? सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर। तो नेट फोर्स, ये ड्रॉप हमारी इक्विलिब्रियम में है, तो आई कैन राइट दैट F2 इज इक्वल टू F1 प्लस सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर। F1 मेरा ये वाला फोर्स है, ये वाला जो इधर के प्रेशर के कारण, इसके कारण लग रहा है, F2 जो इसके कारण लग रहा है, और सरफेस टेंशन जो ये है। तीन फोर्स मैंने लिखी है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो तो आपका आ जाएगा वो रिजल्ट। F2 की वैल्यू कितनी आएगी? P2 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू P1 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस S इंटू 2 पाई आर। पाई पाई काट लो, आर काट लो, तो क्या बचेगा? P2 इंटू आर
इक्वल टू P1 इंटू आर इक्वल टू 2s बचेगा, सॉरी प्लस में, तो इसको r को भी डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, P2 माइनस P1, इसको यहाँ ले आओ 2s बाय आर, एक्सेस प्रेशर इज 2s बाय आर। समझ में आया? सर ये इधर s मल्टीप्लाई में 2 पाई आर इसलिए हुआ कि मतलब ये अगर हम हाफ करेंगे तो वो फिर हेमिस्फीयर होगा और उसका टोटल बिल्कुल। एरिया 2 पाई आर होता है। हाँ, एरिया नहीं, पैरामीटर, हाँ मतलब पैरामीटर। क्योंकि सरफेस टेंशन इसके पैरामीटर पे काम करेगा ना पूरे, ये जो पैरामीटर बनेगा आपका ये, सर क्योंकि ये सरफेस पे काम। बोलो जो बोलो। P2 है वो लगा कौन रहा है? P2 कौन लगा रहा है? बताओ भाई, P2 कौन लगा रहा है? सर अंदर का मटेरियल। अंदर का जो लिक्विड है वो। P1 कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, जो एयर आउटसाइड जो भी है आपका। तो यहाँ पे दो प्रेशर थे, P2 और P1, और तीसरा था सरफेस टेंशन। तीनों का आपने फोर्स इक्वेट किया तो ये आया। ये क्लियर हुआ? सर ये अंदर का लिक्विड मतलब किस उसमें लगा रहा है, किस क्यों? अंदर का लिक्विड फोर्स क्यों लगा रहा है? जो लिक्विड हाँ होता है प्रेशर तो लगाता ही है ना लिक्विड तो। अगर वो आप उसको कहीं पे भी रखोगे तो सब डायरेक्शन में प्रेशर नहीं लगाता। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है कि सब डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा वो। तो जो ड्रॉप होगी वो उसके ऊपर अंदर वाले जितना भी लिक्विड होगा उसका बाहर वाली जितनी भी साइड्स होंगी उस पे भी होगा प्रेशर। अगर आप, हाँ पानी को केवल आप क्या बोल रहे हो कि अगर क्या होगा? मतलब अगर एक ड्रॉप है तो उसमें भी अंदर जो उसके लिक्विड है वो बाहर आउटर सरफेस एरिया तक फोर्स लगा रहा है। हाँ बिल्कुल, इस पे लगाएगा फोर्स। तब तक वो सरफेस टेंशन चाहिए उसे बैलेंस करने के लिए। तो बिना सरफेस टेंशन के तो लिक्विड रुकेगा ही नहीं, तो ब्रेक हो जाएगा ड्रॉपलेट आपका। अंदर से तो फोर्स लगेगा ही बिल्कुल। भाई अगर ऐसे यहाँ पे एयर भरी होती है और ये बलून होता तो बलून पे फोर्स लगाती एयर ऐसे। हाँ लगाती। तो वैसे केस यहाँ पे भी लिक्विड भी तो लगाएगा ही। लिक्विड भी तो एक तरह का फ्लूइड ही है, यस सर, ओके सर। लगाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। 2s बाय आर आएगा ऐसे फोर्स को बैलेंस करके। यस सर। अगर बबल होगी तो क्या 4s बाय आर क्यों आएगा बबल में? सर क्योंकि उसकी दो साइड्स होती है, एक इनर एक आउटर। करेक्ट। तो उसमें क्या होगा, दो साइड हो जाएंगी आपकी। तो आप जब सरफेस टेंशन लगाओगे तो दोनों पैरामीटर पे लगानी पड़ेगी आपको, इनर भी और आउटर पे भी। तो दो बार आ जाएगा वो यहाँ पे। तो 4 पाई आर हो जाएगा यहाँ पे। 2s इंटू पाई 2 पाई आर कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे 4s बाय 2 आर आएगा। क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, तो ये जो आपको अगर स्कूल में डेरिवेशन आएगा तो ये करना है, ये वाला। लेकिन कॉन्सेप्चुअली कौन सा है? सेकंड वाला कॉन्सेप्चुअली है ज्यादा। यस सर। कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखेंगे तो ऐसा डेरिवेशन, दिस इज मोर कॉन्सेप्चुअल, और उससे समझ में भी आ रहा है कि हो क्या रहा है एक्चुअली, कौन फोर्स लगा रहा है, क्यों लगा रहा है। तो दिस वाज योर सेकंड डेरिवेशन। ये तो मैंने एरिया का बताया, प्रोजेक्शन वाला ये तो अलग चीज है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पे रोकते हैं। एक्सेस प्रेशर आपको समझ में आ गया, 2s बाय आर 4s बाय आर होगा। इसको अगली क्लास से फिर कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ठीक है, यस सर। ओके सर। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड इवनिंग सर। Very good evening to all, and very happy new year also in advance. सेम टू यू सर। सेम टू यू सर। Thank you, सेम टू यू सर। thank you all. सर एक क्वेश्चन था। Yes, बताइए। सर एयर बबल क्या होता है? एयर बबल, अगर यार पानी में अगर एयर ट्रैप हो जाए तो एयर बबल बन जाएगा। तो सर वो कैसा बनेगा? अंदर से हॉलो होगा या उसके अंदर पानी होगा, दो लेयर होंगी, कैसी? एक ही मानेंगे उसको, एक ही लेयर होगी। पानी के अंदर अगर एयर बबल है तो अंदर उसके एयर है, बाहर पानी है, तो और एक ही भी सरफेस लेंगे हम। अंदर एयर है, बाहर। सर अंदर एयर है। हाँ, एयर और बबल का बाहर मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ। सर ऐसी बबल बनती क्यों है फिर? बनती क्यों है? वो तो आप ये बोल रहे हो कि एयर पानी में ट्रैप क्यों हो जाती है। एयर पानी में ट्रैप को कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो पानी में एयर पास करोगे तो बने वो ट्रैप हो सकती है अंदर, उसमें कोई ऐसा बने, कोई ऐसा हमारे पास लॉ की नहीं करेगी ट्रैप। नो सर। सर उसमें कोई पानी लिक्विड में नहीं होता बस। डिजोल्व ऑक्सीजन तो होती है ना, कि डिजोल्व एयर तो होती है। तो सर हम
तो सर हम एक ही लेयर कंसीडर करेंगे उसकी। हाँ, उस केस में एक ही लेयर करेंगे कंसीडर। ओके सर। ओके, ठीक है। और किसी का डाउट? पर वो हॉलो होगा फिर, मतलब एयर का होगा ना वो तो पूरा। हाँ, तो हॉलो ही मानेंगे, मैंने पानी के रिस्पेक्ट में हॉलो है। हाँ पानी के हॉलो respect मतलब में। हाँ, मैंने उसकी एक कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि जब सरफेस टेंशन का क्वेश्चन करोगे तो एक लेयर माननी है, दो माननी है, क्वेश्चन ये है। हाँ तो एक ही मानेंगे फिर। तो एक ही माननी है, ओके। क्योंकि एक ही कांटेक्ट होगा ना उसमें। यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।